नगर म्युनिसिपल से। बच्चों, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने आप 9th स्टैंडर्ड के तीसरे चैप्टर त्रिभुज में दो त्रिभुजों के समरूपता के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। ओके, अब हम लोग उसी चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो आगे का जो भाग है वो है लंब समद्विभाजक का प्रमेय। लंब समद्विभाजक का प्रमेय बच्चों, लंब समद्विभाजक का प्रमेय। ठीक है, तो ये जो प्रमेय होता है बच्चों, ये 9th में आता ही है और 10th में भी आता है और ये मोस्टली 4 मार्क के लिए होता है। और प्रमेय, ये जो लंब समद्विभाजक का प्रमेय बच्चों, एक्चुअली ये 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट यहाँ पे है और वो ये है भाग 1। मैंने लिखा है, देखिए, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। एग्जाम में बच्चों सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा आपके पास में, जो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ओके, इसके आधार पर आपको डायग्राम बनाना है। समझ में आया? डायग्राम बनाएंगे तो आपको आगे कैसे क्या करना है वो समझ में आएगा। उसके बाद में इसमें हमें इस प्रमेय में दिया क्या गया है वो हमें तथ्य के रूप में लिखना है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। ओके, यदि रचना की आवश्यकता है तो रचना करनी है, करेक्ट है। उसके बाद में हमें उपपत्ति लिखना है। ओके, तो ये सब प्रमेय के मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक का प्रमेय, मुझे ऐसा लगता है कि प्रमेय आपको शायद पहली बार आ रहा है ये। तो देखिए प्रमेय क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। तो लंब समद्विभाजक का प्रमेय मैंने कहा कि 2 भाग में है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। देखिए, बोलता है कि एक रेखाखंड है, तो मैंने एक रेखाखंड ड्रॉ कर दिया है, उसका नाम लिख दिया है ए बी। ठीक है, एक रेखाखंड है। फिर उसका लंब समद्विभाजक मतलब उस रेखा पर कोई, उस रेखाखंड पर कोई एक लाइन है जो लंब भी है और समद्विभाजक भी है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है और रेखाखंड ए बी को 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये दिया गया है इतना, और हमें सिद्ध क्या करना है कि इस रेखाखंड के जो दोनों अंत बिंदु है वो इस लंब समद्विभाजक पर स्थित किसी भी बिंदु से यदि हम उसको जोड़ते हैं तो वो समान दूरी पर होते हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है। हमें दिया ये गया है इस प्रमेय में कि एक रेखाखंड है, उसका एक लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब उस रेखाखंड पर एक लाइन इस तरह से खींची जाती है कि उस पर वो 90 अंश का कोण बनाती है और उस रेखाखंड को 2 समान भागों में बांट देती है। तो ऐसे रेखाखंड को हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। और इस लंब समद्विभाजक पर कहीं पे भी कोई भी बिंदु हम रखेंगे तो वो बिंदु इस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले दत्त लिखेंगे बच्चों कि हमें दिया क्या क्या है। हमारा देखो ये प्रमेय है और हमारा सॉल्यूशन कहां से शुरू होता है, सबसे पहले दत्त लिखा जाता है। दत्त का मतलब होता है कि दिया क्या गया है, इंग्लिश में उसको गिवन बोलते हैं। सॉरी, तो दत्त में एक्चुअली होता क्या है बच्चों, दत्त में जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। और क्या दिया गया है, ओके, कि जो बिंदु यम है, ओके, वो रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु में है और जो रेखा यल है वो ए बी पर लंब है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दत्त में क्या, कि रेखा जो एल है, मैं यहाँ इसका नाम यल रखा है मैंने, यल लंब है किसके ऊपर, रेख ए बी पर। और दूसरा एम या रेख भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रेख, ओके, रेख ए एम बराबर है रेख बी एम के। देखिए ये हमें दिया गया है। ओके, रेख यल
ए बी पर लंब है, ओके, और जो बिंदु यम है वो ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का अर्थ है कि ए बी बराबर होगा बी एम के, मतलब एम ए बराबर होगा एम बी के। ओके, तो ये दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है, तो जो हमें लाना है फाइनली उसको हम कहते हैं साध्य। ओके, तो साध्य क्या करना है कि इस रेखाखंड पर ये जो रेखा लंब है, जो ये लंब समद्विभाजक है, इस रेखाखंड के जो दोनों अंत बिंदु हैं वो बिंदु P से समान दूरी पर होना चाहिए, अर्थात PA बराबर होना चाहिए PB के। रेख PA बराबर होना चाहिए रेख PB के। बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे एक रचना की भी जरूरत है। रचना मतलब इस साध्य को सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है, पीए और पीबी, ओके, बिंदु पी तथा बिंदु पी ए, ओके, को खींचा गया या बिंदु पी तथा बिंदु पी को मिलाया गया। तो हम ऐसे दोनों को मिला देते हैं। पहले देखिए पीए खींच दिया हमने और उसी प्रकार पीबी, ये हमने रचना किया बच्चों, ठीक है। अब रचना में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रेख पीए तथा रेख पीबी खींचा, ये रचना है बच्चों। तो हमारा देखिए चित्र हो गया, ये दत्त हो गया, ये साध्य हो गया, ये रचना हो गई बच्चों। और आगे जो मुख्य पार्ट है वो है उपपत्ति, ठीक है। आपको एग्जाम में चित्र पे आधा मार्क मिलेगा, दत्त पे आधा मार्क, साध्य में आधा नंबर, रचना पे आधा नंबर, और बाकी जो बचा हुआ है वो उपपत्ति पे मिलेगा। मतलब 2 मार्क आपको इन सब चीजों से मिल जाता है जो ऑलरेडी प्रमेय में दिया हुआ है, और बाकी जो 2 मार्क्स है वो उपपत्ति से प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें पीए बराबर करना है पीबी के। तो जो मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को सिखाया था कि यदि बच्चों हम लोग 2 त्रिभुज को, ओके, 2 त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। सर्वांगसम कैसे होगा 2 त्रिभुज, यदि दोनों त्रिभुजों के 3-3 संगत घटक सर्वांगसम हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किसी भी कसौटी से। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उस दोनों त्रिभुजों के अन्य जो घटक 3 घटक बचे हुए हैं वो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको देखिए 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज PMA है और एक त्रिभुज है PMB। तो हमें PA बराबर PB के करना है बच्चों, तो उससे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं यहाँ पे। ओके, पहला स्टेटमेंट, त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में, देखो हम इन दोनों त्रिभुजों में घुस गए हैं। और इन दोनों त्रिभुजों में आप जानते हो हर त्रिभुज में, मैंने पिछली कक्षा लेसन में भी बताया था कि दोनों त्रिभुजों में 6-6 घटक हैं, 3-3 भुजाएं हैं और 3-3 कोण हैं। तो कोई भी 3 संगत घटक सर्वांगसम होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज PMA लिया गया और त्रिभुज PMB लिया गया, ठीक है। तो देखिए अब हमें सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग दत्त से शुरू करते हैं यहाँ पे, या तो रचना से शुरू करते हैं। ओके, रचना क्या है, देखिए हमने रचना में क्या लिखा है, हमने बिंदु यम को, ओके, हमने पीए और पीबी खींचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, पहली बात तो जो रेखा यल है वो AB का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए AM बराबर है MB के, देखिए यहाँ पे दत्त में लिखा भी है हमने। तो यहाँ पे रेख AM सर्वांगसम होगा, ओके, रेख BM के, समझे। और ये कारण में क्या लिखेंगे कि ये दिया गया है दत्त, क्योंकि उपपत्ति में बच्चों प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए आपको रीजन लिखना पड़ता है। ओके, तो अब देखिए
हमारा दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है, तो एक संगत घटक तो सर्वांगसम हो गया, AM बराबर है BM के। ओके, त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में हमने क्या क्या किया, AM बराबर किया BM के, और देखो मैंने चिन्हांकित भी किया था। फिर दूसरा बच्चों देखिए, आपको देखिए कोण त्रिभुज PMA में कोण PMA देखिए 90 डिग्री का साइन लिया है, मतलब 90 अंश है, और त्रिभुज PMB में भी कोण PMB 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण PMA सर्वांगसम है कोण PMB के। ओके, कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पे कारण देखिए, यहाँ पे दत्त में लिखा गया है, चाहिए तो आप इसको दत्त भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि रेखा L लंब है रेख AB पर। ओके, दो चीज हो गई बच्चों। उसके बाद में हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए त्रिभुज PMA में PM रेखाखंड आ रही है, और त्रिभुज PMB में भी वही रेखाखंड PM आ रही है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेख PM सर्वांगसम होगा रेख PM के, और लिखेंगे कारण सामान्य भुजा, क्योंकि ये भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में सामान्य है। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में देखिए इनके तीन तीन संगत घटक सर्वांगसम हो गए, तो पांचवा लाइन क्या होगा, इसलिए हमारा दोनों त्रिभुज PMA सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज PMB के। ओके, और कारण देखिए क्या कसौटी से, यहाँ पे देखिए भुजा है, यहाँ कोण है, फिर भुजा है, मतलब भू को भू कसौटी से, भू को भू कसौटी से आपका दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम हो गया। अच्छा, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उस त्रिभुज की जो बाकी संगत घटक बनते हैं वो अपने आप सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के PA और PB को सर्वांगसम करना था, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए रेख PA सर्वांगसम हो गया रेख PB के। ओके, कारण हमने कहा था ना कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके अन्य घटक सर्वांगसम हो जाते हैं। अगर भुजा है तो उसका कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ओके, तो देखिए हमें जो चाहिए था कि PA सर्वांगसम करना था PB के, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। उसके बाद में आप फाइनल आंसर ये लिख सकते हो कि यस, जो रेखा किसी रेखाखंड पर का लंब समद्विभाजक होती है, ओके, जो भी रेखा किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, तो उस रेखाखंड के जो दोनों अंत बिंदु हैं A और B, या कोई भी अंत बिंदु है, उस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु से समान दूरी पर होती हैं। ओके, तो बच्चों ये लंब समद्विभाजक प्रमेय का जो पहला भाग था ये हमने सिद्ध किया। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, यदि आपको आवश्यक है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही साथ बच्चों अब हम इसके भाग 2 पर चलेंगे, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। बहुत ही सिंपल है सब कुछ, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठकर देखेंगे, ओके, और तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। अब हम लोग दूसरे भाग की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, दूसरा भाग हमारा क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा भाग देखिए क्या लिखा है बच्चों कि रेखाखंड, हाँ, इसी लंब समद्विभाजक का प्रमेय जो है इसका दूसरा भाग, इसका ठीक उल्टा दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। देखिए पिछले भाग में क्या था कि एक रेखाखंड दिया गया था, उसका लंब समद्विभाजक दिया गया था, लंब समद्विभाजक दिया गया था। ओके, और लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी, उस रेखाखंड पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर
होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि एक रेखाखंड है, ओके, रेखाखंड के अंत बिंदु से एक रेखा जो आ रही है, इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु वो समान दूरी पर है। यहाँ पे ऑलरेडी ये दे दिया गया है कि PA बराबर है PB के, ओके। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो रेखा L है, ओके, ये जो रेखा L है, ओके, वो AB का लंब समद्विभाजक होना चाहिए। AB का लंब समद्विभाजक मतलब कोण PMA और कोण PMB 90-90 अंश के होने चाहिए। पिछले भाग में 90 अंश दिया था और हमें ये बराबर इसके सिद्ध करना था। यहाँ पे ये बराबर इसके है, ओके। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा L है वो रेख AB का लंब समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि इस रेखा L पर स्थित बिंदु P इस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे इस प्रमेय में। तो हम इसके सिद्ध करते हैं इसे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बच्चों, इस प्रमेय में भी, तो प्रमेय में हमें दत्त लिखना पड़ेगा, साध्य लिखना पड़ेगा, ओके। तो दत्त हम लोग लिखते हैं यहाँ पे भी कि हमें दिया क्या गया है, ओके। दिया क्या गया है हम लोग वो लिखेंगे बच्चों। तो दिया क्या गया है यहाँ पे, यदि आप देख रहे हो दिया क्या गया है, तो अभी आपको बताया मैंने कि रेखाखंड AB के जो दोनों अंत बिंदु हैं वो इस रेखा L पर स्थित बिंदु P से समान दूरी पर है। इसका मतलब रेख यहाँ पे PA बराबर दिया है रेख PB के, ओके। सर्वांगसम और बराबर का एक ही अर्थ होता है। तो रेख PA बराबर है रेख PB के, ये पहले से दिया है, ये दत्त हो गया बच्चों। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें लाना क्या है, एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि रेखा L AB का लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक मतलब ये जो कोण PMA ये बराबर होना चाहिए कोण PMB के, और दोनों होना चाहिए 90 अंश के, ओके। ये जो रेखा L AB का लंब समद्विभाजक होना चाहिए। लंब समद्विभाजक एक कब होगा, जब बच्चों जब ये 90 अंश का होगा। कौन सा? कोण PMA और कोण PMB जब दोनों 90 अंश के होंगे तब हम कह सकते हैं कि यस रेखा L इस पर लंब है, ओके। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जब दोनों कोण 90 अंश के हो गए तो रेखा L, ओके, लंब है रेख AB पर। आप अगर थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो पिछला भाग था उसमें ये ऑलरेडी दिया गया था, ये दोनों पार्ट दिए गए थे, हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ पे ठीक उसका अपोजिट हमें PA बराबर PB के कर्म ये दिया गया है और हमें इन दोनों कोणों के माप 90 अंश हो ये हमें लाना है, या रेखा L AB पर लंब हो ये हमें सिद्ध करना है। तो दत्त हो गया बच्चों, साध्य हो गया, और इसमें भी रचना की आवश्यकता है। और हमें रचना क्या करना है, ओके, ये जो बिंदु यम है इसको हम मध्य बिंदु बोलते हैं, मध्य बिंदु मानते हैं। ऐसे हमने ये रचना ऐसे करते हैं कि जो रेखा यल है, ओके, जब हम इसको खींचते हैं तो रेख AB के मध्य से होके जाती है। तो यहाँ पे बिंदु M रेख AB का मध्य बिंदु खींचा या मध्य बिंदु पर है, ओके, ये हमने रचना किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपका चित्र हो गया, दत्त हो गया, साध्य हो गया, रचना हो गया, आपका 2 मार्क पक गया। लेकिन अब आपको और भी 2 मार्क चाहिए, तो आपको पूरी उपपत्ति लिखनी पड़ेगी, ओके। ये मैथ्स है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं, ओके। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें कोण PMA और कोण PMB दोनों 90-90 अंश के होने चाहिए। ये हमारा मेन मकसद है कि इसको हमें सिद्ध करना है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों हमें इन दोनों कोणों को सर्वांगसम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कौन से दोनों कोण? त्रिभुज PM और त्रिभुज PMB। इन दोनों त्रिभुजों के कोण PMA और कोण PMB को हमें बराबर करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा।
तो सर्वांगसम करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। ओके, हर त्रिभुज में 6 संगत घटक होते हैं, तो कोई भी 3-3 संगत घटक लेकर सर्वांगसम लेकर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देना है। फिर उसके बचे हुए जो घटक हैं, संगत घटक हैं, वो अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो फिर से देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में, देखो ये दोनों त्रिभुजों में हम घुस रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों में घुसकर इसके संगत घटकों को या संगत सर्वांगसम घटकों को हम यहाँ पे लिखकर दिखाएंगे। कम से कम 3 होने चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है वो देखते हैं कि PA बराबर है PB के, ये ऑलरेडी दिया गया है हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, रेख PA सर्वांगसम है रेख PB के, और ये ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हमने इसको लिख दिया दत्त। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट इस उपपत्ति का, देखिए AM बराबर है MB के, रेख AM सर्वांगसम है रेख MB के। क्या कारण बच्चों? क्योंकि ये रचना से हमने क्या रचना किया कि हमने रेखा L को इस तरह से AB पर खींचा कि AB मध्य बिंदु यम से होकर, ये जो रेखाखंड L है, जो रेखा L है, वो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु यम से होकर जाता है। तो आप यहाँ पे आप रचना से लिख सकते हो कि रचना से। ओके, हमने रचना किया, देखिए यहाँ पे रचना में लिखा है कि बिंदु यम रेख AB का मध्य बिंदु है, ऐसा हमने खींचा है। ओके, 2 चीजें हो गई। अब इस उपपत्ति का चौथा स्टेटमेंट देखिए, दोनों त्रिभुजों में 2-2 संगत घटक सर्वांगसम हो गए, एक और चाहिए। तो बच्चों देखिए, त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में हमने ये भुजा सर्वांगसम इसके कर दिया, फिर दूसरा हमने ये इसके सर्वांगसम कर दिया, और तीसरा देखिए रेखाखंड PM देखिए दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेख PM सर्वांगसम है रेख PM के। कारण क्या लिखेंगे? सामान्य भुजा। देखिए बच्चों, तो दोनों त्रिभुजों के 3-3 संगत घटक सर्वांगसम हो गए। तो 5वां स्टेटमेंट होगा बच्चों, इसलिए त्रिभुज PMA सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज PMB के। कारण देखिए, भुजा 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 कसौटी, अर्थात भू भू और भू कसौटी से, शॉर्टकट में भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब इसके जो अन्य 3 संगत घटक है, जैसे 3-3 भुजा लेकर तो हो गया, तो 3 जो कोण बचते हैं, 3 संगत कोण, वो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें तीनों को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही चाहिए। तो हमें क्या मिला? इसलिए देखिए, इस त्रिभुज और ये त्रिभुज के दोनों ये कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए कोण PMA, देखिए इस त्रिभुज PMA का कोण PMA सर्वांगसम हो जाएगा बच्चों कोण इस त्रिभुज के PMB के। ओके, कारण क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ये लिख दिया हमने। अब 7वां स्टेटमेंट इस उपपत्ति का बच्चों, 7वां स्टेटमेंट क्या? देखिए, सर्वांगसम का अर्थ होता है बराबर, तो इसलिए कोण PMA बराबर का चिन्ह लगा देता हूं अगले स्टेटमेंट में, बराबर होगा कोण PMB के। ठीक है, अब आपका 8वां स्टेटमेंट इस उपपत्ति का, देखिए बच्चों, हमें ये कोण बराबर मिल गया इस कोण के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप पहले भी पिछली कक्षा में भी आप पढ़े हैं कि ये देखिए रेखाखंड AB एक सीधी रेखा है, और इस रेखा पर, ये सीधी रेखा पर देखिए, ये रेखा खींचने पर 2 कोण बन रहे हैं। एक PMA बराबर बन रहा है PMB, देखिए 2 कोण बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा पर बनने वाले कितने भी कोण, 2 कोण यहाँ पे बन रहे हैं, 2 से ज्यादा कोण भी बनते हैं। तो एक सीधी रेखा पर बनने वाले 2 या 2 से जो अधिक कोण होते हैं, ओके, उन्हें हम रेखी युगल कोण कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा कोण जब बनते हैं
ओके, एक ही सीधी रेखा पर, तो उन कोणों को हम रेखीय युगल कोण कहते हैं। और रेखीय युगल कोणों के मापों को यदि हम जोड़ते हैं तो वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कोण बन रहा है, एक पीएमए और एक पीएमबी, किस सीधी रेखा पर, रेखाखंड एबी पर। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो देखिए यहाँ पे कोण पीएमए प्लस कोण पीएमबी बराबर लिख दिए 180 अंश। कारण रेखीय युगल कोणों, रेखीय युगल रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल। ठीक है बच्चों, रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल। अब देखिए 9th स्टेटमेंट हमारा क्या है इस उपपत्ति का, कि देखिए आप जब यहाँ पे 7वें स्टेटमेंट में देखते हैं तो कोण पीएमए और कोण पीएमबी बराबर है। देखिए दोनों बराबर है और उन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो अगर कोण पीएमए और पीएमबी दोनों बराबर है तो मैं पीएमए लिख रहा हूं प्लस पीएमबी की जगह पे भी पीएमए लिख रहा हूं, बराबर 180 अंश। क्यों बच्चों, यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। अच्छा, समीकरण 7 से क्यों, क्योंकि हमने पीएम एक की जगह पे पीएमए लिखा और पीएमबी कोण जो है उसकी जगह पे पीएमए लिखा। क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो मैंने पीएमए को एज इट इज रहने दिया, वैसे ही रहने दिया, और पीएमबी की जगह पे हमने पीएमए को ही लिखा क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों। ओके, इसकी जगह पे मैंने इसकी जगह पे भी उसी को लिखा, या आप इसकी जगह पे आप इसको भी लिख सकते थे। तो इस तरह से बच्चों हमारा 10वां स्टेटमेंट आता है। देखिए कोण पीएमए प्लस कोण पीएमए मतलब 2 बार हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 2 कोण पीएमए हो गया बराबर 180 अंश। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कोण पीएमए के साथ 2 गुणा है, 2 यहाँ गुणा है लेफ्ट साइड में, जब वो राइट साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 11वां स्टेटमेंट क्या होता है कि कोण पीएमए बराबर 180 भागे 2। ओके, अब 2 से आप 180 को कट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके, तो 12वां स्टेटमेंट हमारा हो जाता है बच्चों कि कोण पीएमए बराबर हो गया 90 अंश। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो कोण पीएमए 90 अंश आ गया। ठीक है, कोण पीएमए हमें 90 अंश मिल गया और पीएमए बराबर है किसके, पीएमबी के, तो ये भी 90 अंश हो गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है बच्चों, ओके, कि यदि किसी रेखाखंड, समझ में आया बच्चों, इस किसी रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु उस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु से समान दूरी पर हो, तो ये जो रेखाखंड है उस रेखा का, ये जो रेखा है उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, ध्यान से आप इस उपपत्ति को भी देख लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ओके, बट इस तरह से आप अच्छी तरह से यदि आप एग्जीक्यूट करेंगे बोर्ड मतलब एग्जाम में, तो आपको पूरी तरह से पूरा मार्क्स प्राप्त हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये था बच्चों लंब समद्विभाजक का प्रमेय। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक का प्रमेय 2 था। ओके, पहला भाग और दूसरा भाग, ये 2 भागों में था। पहले भाग में हमें ये जो रेखा यल रेखाखंड एबी का लंब समद्विभाजक दिया था। ओके, रेखाखंड एबी के जो दोनों अंत बिंदु है उस रेखा पर स्थित बिंदु से समान दूरी पर होना चाहिए, यह सिद्ध करना था। और दूसरे भाग में रेखाखंड एबी, ओके, पर खींचा गया रेखा यल पर स्थित कोई भी बिंदु, ओके, इस रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर ऑलरेडी दे दिया है। और ये जो रेखाखंड, ये जो रेखा है एल और रेखा एबी पर लंब समद्विभाजक होना चाहिए, यह सिद्ध करना था। तो ठीक एक दूसरे के उल्टे थे। हमने भाग 1 भाग 2 दोनों बताया लंब समद्विभाजक प्रमेय का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे है कोण समद्विभाजक प्रमेय। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आवश्यकता अनुसार। ओके, तो ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अब आगे हम लोग ये जो लंब समद्विभाजक प्रमेय हमने देखा, उसके बाद में आता है कोण समद्विभाजक प्रमेय। ओके, तो
जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 40 पे ऑलरेडी ये सब दिया गया है, ये प्रमेय। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं अच्छी तरह से। अब हम लोग आते हैं बच्चों कोण समद्विभाजक प्रमेय की तरफ। ओके, तो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ये बच्चों कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ओके, ये भी एक्चुअली दो भाग में है, इसको हम इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका भी भाग एक क्या है, पहले देखते हैं कोण समद्विभाजक का भाग एक। ओके, तो पेज नंबर 40 पे टेक्स्ट बुक में है, जैसा मैंने बताया था, फिर भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों। क्या है कि कोण, लिखा है वहां पे, कोण के समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक, ठीक है, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक, ओके, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण, ओके, प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं, उस कोण की भुजाओं, ओके, से समदूरस्थ होते हैं, से समदूरस्थ होते हैं। ये आपका भाग एक है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट फिर से मैं पढ़ रहा हूं। कोण समद्विभाजक का प्रमेय, ओके, जैसे भी हमने पीछे देखा लंब समद्विभाजक का प्रमेय दो भाग में था, उसी तरह से कोण समद्विभाजक का प्रमेय भी दो भाग में है। पहला भाग है, ओके, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट, अगर जब कभी भी किसी भी प्रमेय का स्टेटमेंट ना समझ में आए तो उसको दो तीन बार पढ़िए। देखिए कोण के समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक पर, अब हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, देखिए इतना पढ़ने पर भी आपको समझ में आ जाएगा। कोण के समद्विभाजक पर मतलब एक कोण दिया गया है, उसका कुछ तो नाम है, और उस कोण का समद्विभाजक भी दिया गया है। समद्विभाजक का अर्थ होता है कि उस कोण को कोई एक किरण दो समान भागों में बांट रही है, इतना दिया गया है। देखिए कोण के समद्विभाजक, फिर बोलता है उस कोण के समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक क्या होती है, किरण। तो कोई उस कोण के समद्विभाजक, ओके, किरण पर कोई एक बिंदु है, तो वो जो बिंदु, कोई भी बिंदु होगी अगर किसी भी कोण के समद्विभाजक पर, तो वो बिंदु और उस कोण के जो दोनों भुजाएं हैं उस समान दूरी पर होंगे उस बिंदु से, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, ओके। फिर से देख लीजिए, कोण के समद्विभाजक, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं। सबसे पहले चित्र बनाता हूं, ओके, कोई एक कोण बनाता हूं जिसे आपको समझ में आया अच्छी तरह से। देखिए ये एक कोण बनाया मैंने इस तरह से, आप जानते हैं कोण इस तरह से ही होता है, समझ में आया। इसका नाम सपोज लिख दिया पी क्यू आर, ये कोण हमने बना दिया, ठीक है। अब इसका समद्विभाजक भी दिया गया है बच्चों, इसका समद्विभाजक इधर पे है, ये रहा किरण, ये इसका समद्विभाजक है जिसका नाम है एस, ओके, ये क्यू एस है, और इस पर कहीं पे भी एक बिंदु है, चलो यहाँ पे एक बिंदु लिख दिया, ये बिंदु ए है सपोज, ओके। समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण सर्वांगसम है, ये जो कोण पी क्यू आर है, ये जो किरण क्यू एस है, वो इस कोण का समद्विभाजक बनेगा। तो समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो समान भागों में बांट रहा है, ठीक है। और ये हमें इतना दिया गया है बच्चों, तो हम लोग ये दत्त में लिख देंगे, हम लोग ये दत्त में लिख देंगे। क्या दत्त में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि कोण
अभी हम ये लिखे कि किरण QS कोण PQR का समद्विभाजक है, या तो ये लिखे या तो मैं शॉर्टकट में ये लिखता हूं कि कोण PQA बराबर होगा कोण ओके RQA के। ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि QS क्या है? इस कोण का समद्विभाजक है। देखिए बच्चों ये दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है? ओके हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध ये करना है कि बिंदु इस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु से ये जो दोनों कोण के जो साइड्स हैं वो समान दूरी पर होना चाहिए, अर्थात PA बराबर होना चाहिए किसके? ये PA बराबर होना चाहिए किसके? PR के। ये हमें सिद्ध करना है, PA बराबर होना चाहिए PR के। इस तरह से मैं इसको ठीक से बना देता हूं मैं। इस तरह से जिससे आपको बराबर से समझ में आए। देखिए यहाँ पे A है, ओके यहाँ पे B लिख देते हैं और यहाँ पे C लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि ये AB बराबर होना चाहिए AC का। अच्छा ये चीज और भी होता है बच्चों की जब भी किसी कोण के समद्विभाजक पर कोई बिंदु होता है और उस बिंदु से जब हम उस कोण की भुजाओं पर रेखाखंड खींचते हैं तो ये उस पर लंब हो जाता है। ओके तो ये सिद्ध क्या करना है हमें कि AB बराबर होना चाहिए AC। तो साथ ये होगा बच्चों के रेख AB बराबर होना चाहिए या सर्वांगसम होना चाहिए रेख AC के। तो देखिए ये चित्र हो गया बच्चों, ये दत्त हो गया, ये साध्य हो गई और साध्य के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे उपपत्ति करेंगे क्योंकि यहाँ पे रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों हमें सिद्ध करना है कि BA या AB बराबर है AC के। तो सिंपल सी बात है, देखिए फिर से दो त्रिभुज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके एक है ABQ और एक है ACQ, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को तीन तीन संगत घटक सर्वांगसम करके सर्वांगसम कर देते हैं, ओके तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये सर्वांगसम, ये जो बाकी बचा हुआ ये दोनों ये जो रेखाखंड है वो भी सर्वांगसम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी उस त्रिभुज के संगत घटक हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहला स्टेटमेंट लेते हैं, त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ACQ में। ओके आगे बहुत सिंपल है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ACQ में हमें इन दोनों को अब हमें सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए आप जानते हैं कि तीन संगत घटक हमारे पास होने चाहिए। ओके तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कोण त्रिभुज ABQ में कोण B जो है 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ABQ सर्वांगसम होगा। देखिए इस त्रिभुज में जो कोण C 90 अंश है, कोण ACQ के, कोण ACQ के। ओके समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि ये दोनों 90 अंश है, करेक्ट। उसके बाद में तीसरी लाइन बच्चों, देखिए 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो कर्ण है देखिए 90 अंश के सामने की भुजा ये QA है और इस त्रिभुज में भी 90 अंश के सामने की भुजा QA ही है। तो यहाँ पे रेख ओके QA सर्वांगसम है किसके? रेख QA के। ओके तो ये क्या है? सामान्य भुजा, सामान्य भुजा है। देखिए दोनों त्रिभुजों में QA क्या है? सामान्य है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक 90 अंश, दोनों त्रिभुजों में 90 अंश सर्वांगसम किया और 90 अंश के सामने की भुजा मतलब इस त्रिभुज का भी कर्ण सर्वांगसम है इस त्रिभुज के कर्ण के। तो यहाँ आप जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण भी सर्वांगसम हो दोनों त्रिभुजों के तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं सिर्फ इन दो संगत घटकों के लिखने से ही। तो हमारा दोनों त्रिभुज ABQ सर्वांगसम हो जाता है बच्चों। ओके त्रिभुज ACQ के कारण कर्ण भुजा प्रमेय से, कर्ण भुजा प्रमेय से। ओके या कर्ण भुजा कसौटी से, या हम कसौटी लिख देते हैं, कर्ण भुजा कसौटी से। तो देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बच्चों। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बच्चों तो इनके जो अन्य संगत घटक हैं, जैसे AB हमें सर्वांगसम करना है किसके? AC के। या हम लिख सकते हैं कि रेख AB सर्वांगसम हो गया बच्चों रेख AC के कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। तो देखिए हमें सिद्ध कर दिया बच्चों
कि जब भी किसी कोण के समद्विभाजक पर कोई बिंदु स्थित होगा तो वो बिंदु उस कोण के भुजाओं से समान दूरी पर होगा, अर्थात ए बी बराबर होगा ए सी के। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, क्या कि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका भाग दो ठीक इसका उल्टा है, इसी का भाग दो ठीक उल्टा है। वहां पे सेम ऐसे ही त्रिभुज दिया हुआ, मतलब कोण दिया हुआ है। ओके बच्चों, और कोण यहाँ पे क्यू से यस ऐसा एक किरण खींचा, रेखाखंड खींचा गया है, किरण खींचा गया। जैसे देखिए मैं भाग दो बता रहा हूं आपको, मैं हिंट दे रहा हूं, आप ये खुद भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसके भाग दो में क्या दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज इस कोण का नाम है पी क्यू आर, और ये जो किरण है क्यू का कोई भी डाउट है तो बताइए प्लीज। आपसे बार बार मैं बच्चों, प्लीज मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है, देखिए मैथ्स बहुत ही सिंपल ओके सब्जेक्ट है, और ये सिंपल तभी बनता है कि जब आप उसका बार बार रिवीजन करते हैं। जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है, इसका यदि आप रिवाइज करते हैं इसको, तब वो आपके परमानेंट ओके परमानेंटली आपके माइंड में ये स्थित हो जाता है। ओके, और वो फिर कभी निकलता नहीं है। यदि आप उसको रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए और सब अच्छा होगा आपके लिए। ओके, गुड लक एवरीबॉडी।